आपको इसको समझा पाएँ हिंदी में और साथ में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। तो क्लाउड चैम्बर को हम इसमें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी बेसिक प्रिंसिपल आपको बताया मैंने, और ये एक डिवाइस है, जैसा कि और डिटेक्टर्स होते हैं, बट ये हाई एनर्जी डिटेक्टर है पार्टिकल्स के लिए। और ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर की ट्रैक्स को जब ढूंढा जाता है, जबकि कोई भी आयनाइजिंग पार्टिकल इंडिविजुअल रूप में, ग्रुप में जब भी आएगा तो वो अपने जो निशान छोड़ता है उसको हम विजुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो आँखों से दिख जाता है। तो उनका साइज़ माइक्रोन्स या उसके ऊपर का साइज़ होता है। तो ये एक अच्छा टूल है और कॉस्मिक रेज के स्टडी के लिए भी काफ़ी काम में आता है। और जैसा पूर्व में बताया कि ये विल्सन द्वारा किया गया था, और उसके साथ और भी लोग जुड़े जिसमें थॉमसन और कैल्विन का नाम है। और कैल्विन ने जो सुपर सैचुरेटेड वेपर का कंडेंसेशन है वो कंसेप्ट डिवाइस किया था और डेवलप किया था। और इसके लिए एक सिंपल सा एक फिगर जैसे अरेंजमेंट है जिसमें एक सिलेंडर लगा होता है और पिस्टन होता है, जैसा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और उसके अंदर अगर गैस हो फिल की हुई, एयर हो या कोई और भी गैस ले सकते हैं, और इससे अगर कंडेंसेशनल वेपर अगर हम अल्कोहल मिला दें तो उसके अंदर अल्कोहल जो है वो एक वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये वेपर जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा उस लिक्विड सरफेस के किसी भी एक निश्चित टेम्परेचर पे, तो प्रेशर अगर उसका उस इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो P0 हो, और ये जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर अटेन हुआ है उस पे, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है उसकी जब वो फॉर्म हो रहा है। और अब जैसे बताया, अगर इसके अंदर एडियाबेटिक एक्सपेंशन यूज़ करते हैं हम, तो यदि आप किसी चीज़ को एडियाबेटिकली एक्सपैंड करेंगे तो आप देखते हैं कि निश्चित प्रेशर पे वो टेम्परेचर उसका डाउन होता है पूरे सिस्टम का। लेकिन यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन में यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होते हैं टू अ न्यू वैल्यू, जैसे P0 T0 से P और T। और ये पाया गया कि जो सैचुरेटेड वेपर है वो नया टेम्परेचर जो होता है वो उसके मूल प्रेशर से कम होता है, लोअरिंग होती है। ये फिगर है जिसके अंदर की ये एक पिस्टन है जो कि अंदर बाहर हो सकता है, इसमें उसको मूव किया जा सकता है। लाइट अगर आएगी तो यहाँ पे कंडेंसेशन वेपर बीच में फॉर्म होगा, और इसको हम कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो कंडेंस वेपर्स जो हैं वो हम फॉर्म होंगे। तो कैसे करते हैं इसको करने के लिए एकदम से पिस्टन को मूव कराया जाता है और एक निश्चित दूरी से, और उसको फिर फोटोग्राफ करते हैं, तो उससे ये ऐसी स्टेट जो सुपर सैचुरेशन स्टेट है वो फॉर्म हो जाती। लेकिन जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये नॉर्मल प्रेशर तो नहीं होना चाहिए चेंज, तो यहाँ पे इस जो स्टेट है सैचुरेशन की, उसके अंदर एक प्रेशर जो है वो अनस्टेबल कंडीशन को कॉरस्पॉन्ड करता है, और ये जो इक्विलिब्रियम है उससे वो डेविएट होता है। अगर ये डेविएशन होता है तो फिर जब तक कि वो प्रेशर वापस किसी एक सैचुरेटेड के इक्विलिब्रियम तक नहीं आएगा तब तक वो जो है वो वेपर कंडेंस फॉर्म में रह जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट था कैल्विन और थॉमसन का, उन्होंने भी यही शो किया था कि प्रेशर जो है वो वेपर का इक्विलिब्रियम में वो ये जो ड्रॉप्स रहेंगी वो सेम ड्रॉप्स नहीं हैं जैसा कि नॉर्मल प्लेन सरफेस पे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जिसमें कि आधा फोर्स ही जो है वो एक उसमें बॉन्डिंग में होता है और आधा जो है वो अनबॉन्डेड होता है, और उसकी वजह से वो, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है वो, इसलिए अगर मान लीजिए चार्ज लेते हैं और अगर अनचार्ज ड्रॉप्स लेते हैं तो दोनों केस के अंदर जो साइज़ होगा वो डिफरेंट होगा। अगर एक रिलेशन को स्टडी करें कि ये ड्रॉप रेडियस का r और चार्ज उसका e हो, तो सैचुरेटेड प्रेशर जो है उसको हम PR/PS, जो PS जो है वो वैल्यू इक्विलिब्रियम की है जब वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट से वापस रिटर्न होके आता है।
सैचुरेटेड स्टेट में। तो ये 1/RT इज़ जस्ट T इज़ टेम्परेचर, रो इज़ द डेंसिटी। लेकिन इसके अंदर जो ब्रैकेट का जो टर्म है उसके अंदर अगर आप देखें तो इट डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली द रेडियस, लेकिन ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ के जो है वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो कि नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, और रो इसकी डेंसिटी है, आर गैस कांस्टेंट। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वो उसके ड्रॉप के रेडियस और उसके चार्ज ई पर डिपेंड करता है। तो यदि उसका चार्ज ज़ीरो हो, अनचार्ज पार्टिकल है, तो नेचुरली तो चार्ज ई के जो है वो ग्रेटर देन ही हरदम रहेगा, हरदम ज़्यादा रहेगा, और चार्ज के लिए वो उतना ही कम होता चला जाएगा। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लेन सरफेस के लिए क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इनफाइनाइट होता है, तो यू कैन ऑल्सो सी दैट यूजिंग दिस रिलेशन एन ऑफ पी आर अपॉन पी एस एस दिस वैल्यू। तो अब अगर आयंस प्रेजेंट हों उस वेपर में, तो वो क्या करेंगे, उस कंडेंस करेंगे उस आयन के अराउंड। और ये जो वेपर ड्रॉपलेट्स हैं, अगर प्रॉपर कंडीशन दी जाए उनको एनवायरनमेंट, तो वो ग्रो कर जाते हैं इतने कि जैसे विजिकल साइज, जैसा हम माइक्रोन्स में देख सकते हैं। तो अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो है वो ज़रूरी होता है इस तरह के कंडेंसेशन को प्राप्त करने के लिए। और इसको हम अगर गैस का नेचर और इसकी डेंसिटी तो इस तरह से हम उसको वेरी कर सकते हैं। अब ये जो क्लाउड चैम्बर है ये करीब 0.5 सेकेंड्स तक ही सेंसिटिव रह पाता है एक्सपेंशन के। तो इतना तेज़ एक्सपेंशन हमें करना पड़ता है, बार बार पिस्टन को अंदर बाहर करना पड़ता है, नॉर्मली शिफ्ट होता है। तो ये जो टाइमिंग है सीक्वेंस की, एक के बाद एक होना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत ही जल्दी मान लीजिए पार्टिकल्स डिके होके आ रहे हैं करेंगे, तो इवेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी होंगे, और इसलिए इसके अंदर हमें जो ट्रिगरिंग मैकेनिज़्म है एक्सपेंशन का, बार बार उसी हिसाब से उसको सिंक्रोनाइज़ करना होगा, जिससे कि वो जो इंटरवल है जिसके अंदर वो डिके हो रहा है वो उसको पकड़ सके और फोटोग्राफी कर सके। क्योंकि वो जब इस तरह के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे तो उसके अंदर वो एक लाइट फ्लैश भेजेंगे, तो वो उसको हमें इमेज फॉर्म में कैमरे में दे देगा। तो स्टीरियोस्कोपिक कैमरास को काम में इसमें लिया जाता है। इसके अंदर सिंक्रोनाइज़ करने के लिए एक और तरीका भी होता है कि इसके अंदर इनकमिंग पार्टिकल और बीम को सिंक्रोनाइज़ कर दें अगर उसके पिस्टन की स्पीड से, तो ट्रिगर सिग्नल्स को जो हम जीएम काउंटर से भी ले सकते हैं, उससे भी हम इसको डिटेक्टर को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। और क्लाउड चैम्बर में जब वो एंटर कर रहे हैं तो ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन की जो साइकिल है उसके अंदर, लेकिन अगर बहुत स्पीड से नहीं होता है तो बहुत सारे आयंस जो हैं वो बचे रह जाते हैं, और जब ये बचे रह जाते हैं तो उनको गायब करना ज़रूरी होता है, उनको स्वीप आउट करना पड़ता है बाहर, नहीं तो वो हमारे इवेंट्स की जो रिकॉर्डिंग है उनको प्रभावित करेगा। क्योंकि वो खुद अपने आप में चार्ज हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जो लगा रहे हो आप उसको देखने के लिए उससे से ही प्रभावित हो जाएगा। तो गैस जो पेपर मिक्सचर है उसको इसलिए कुछ देर ठंडा करने के लिए रखा जाता है, इसको स्टैंडिंग टाइम भी बोलते हैं, और जिससे कि वो सेचुरेशन फुल हो जाए और जो टर्बुलेंस नॉर्मली क्रिएट होता है जल्दी इवेंट्स के आने से, वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन। अब कुछ क्लाउड चैम्बर्स ऐसे भी हैं जो लगातार ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अंदर इन चैम्बर्स में एक मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं जिसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो लगाया जाता है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, तो उससे क्या होता है कि ऊपर तो गर्म हो जाता है और नीचे सिस्टम ठंडा होता है। तो इसमें जो चैम्बर है उसकी गैस को भी टाइम मिल जाता है कि उस वेपर के साथ वो अपनी सैचुरेशन की कंडीशन को बार बार अटेन कर सके। तो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट से एक लेयर भी फॉर्म होती है इन चैम्बर्स में, जिसके अंदर की वेपर को जो है वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में रहता है। अब जो पार्टिकल्स आते हैं उनके ट्रैक्स जब इस लेयर को क्रॉस करते हैं तो उनको आराम से ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, क्योंकि वो जो कंडेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं आयंस पे वो क्लियरली विजिबल होते हैं।
क्लाउड चैम्बर्स को स्पेसिफिक आयनाइजेशन के लिए भी काम में लिया जाता है। स्पेसिफिक आयनाइजेशन आप जानते हैं, पर यूनिट जो भी डिस्टेंस है उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। तो रेट ऑफ बेसिकली आयनाइजेशन फॉर अ गिवन। तो इससे हम उसकी जब स्पेसिफिक आयनाइजेशन निकालेंगे तो वो रेंज ऑफ पार्टिकल्स भी निकल जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है। और इससे जो स्टॉपिंग पावर है उसको हम मेजर कर सकते हैं अगर हम लेड की प्लेट्स को उसके अंदर चैम्बर में प्लेस कर दें। और अगर हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन उसका फाइंड आउट कर लें तो मोमेंटम को भी फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगाना पड़ता है। क्लाउड चैम्बर्स जो हैं वो रिसर्च में भी काफ़ी यूज़